वेक्टर शुरू करते हैं। तो पहले जो है हम लोग पहले आते हैं साइंस के बारे में देखते हैं थोड़ा। जैसे साइंस के कारण को समझ सकें कि जो भी घटनाएं हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जैसे फिजिकल लाइफ में वो सभी भौतिक है, क्लियर ना, फिजिकल है, फिजिक्स है। तो भौतिक राशि मतलब क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है, पहले इसको समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे कुछ हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसको समझो, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो तुम 3 लोगों का वेट करो, तुम ए हो, तुम 3 लोगों के आने का यहां पर इंतजार कर रहे हो। मान लेते हैं बी का, सी का और डी का। इन तीनों में सबसे पहले बी वाला पहुंचा इसके पास। मान लेते हैं वो जब पहुंचा वो टाइम हो रहा था, मान लो समय प्रारंभ हो गया। जब जब बी वाले को ये वाला देखा, उसमें मान लेते हैं समय प्रारंभ हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। जिसमें वो देखा उसको हम जीरो, अपने मन से 0 मान ले रहे हैं कि 0 समय है वो जब देखा वो। तो सी वाला इसके कुछ देर बाद पहुंचा। जब बी पहुंचा उसके कुछ देर बाद कौन पहुंचा? सी पहुंचा उसके बाद। और जितने समय में बी के जितने समय बाद ये पहुंचा, उसके दोगुना समय बाद ये पहुंचा। क्लियर ना? तो अब बताओ, जब ये पहुंचा उसके कुछ समय बाद सी पहुंचा, और उसके दोगुना समय बाद ये पहुंचा। तो क्या यहां पर कोई हम लोग आंकिक तरीके से देख पा रहे हैं उसको? आंकिक मतलब कि देखो हम लोग किसको समझ पाते हैं? अंक को समझ पाते हैं। जैसे अगर मान लो तुम दुकान पर गए और तुम चीनी मांगे, मान लो 15 रुपए की चीनी मांगे, तो वो हो सकता है कि 2 केजी चीनी दे दे 15 रुपए में। तो अब बताओ कि 2 केजी चीनी जो है 15। अब बताओ अगर अंक होता ही नहीं तो कैसे समझ पाता कि 15 रुपए में कितना देना है? मालूम चला एक बंदा आया, उसको 15 रुपए में इतना चीनी दे दिया। दूसरा बंदा आया, वो भी 15 रुपए मांग रहा है, और एक एक दाना तो गिना नहीं है दुकानदार, तो उसको पता नहीं चलेगा पहले वाले को कितना दिए थे, 15 रुपए में कितना दिए थे। तो फिर दूसरे को सोचता है वो ज्यादा दे दे। बस में आ रहा है। लेकिन अगर वही अंक में बांध दे, जैसे हम ये फिक्स कर दे कि 15 रुपए में 2 ही केजी देंगे, ये जो 2 अंक है, 2 वाला अंक, वो 2 अंक तो फिक्स हो गया ना, कि जब जब 15 रुपए का कोई मांगेगा तो हम ये 2 अंक वाला केजी वाला देंगे। तो हम लोग 15, देखो रुपए, 15 को भी हम लोग अंक में ही मतलब पैसे को भी हम लोग अंक में ही समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हें 2,000 दे दिए, किसी को 3,000 दे दिए, तो किसको ज्यादा पैसा दिया? 3,000 वाले को, जिसको 3,000 दिया। तो ज्यादा पैसा किसको दिया वो कैसे मालूम चल पाया? अंक से। मान लो ये जब पहुंचा उसके 2 सेकंड बाद ये पहुंचा, और 4 सेकंड या कुछ समय बाद, मान लो 5 सेकंड बाद ये पहुंचा। तो जब तुम बोलोगे कि, मान लो हम समय नहीं बोलते, हम बोलते कि जब बी वाला पहुंचा उसके कुछ समय बाद सी वाला आ गया, उसके और देर बाद जो है डी वाला आया। तो ये जो कुछ देर वाला है, तो कुछ देर में हम क्या समझेंगे? कितना देर? नहीं समझ पाएंगे ना। और जब बी पहुंचा उसके कुछ देर बाद सी पहुंचा, तो हम कहां समझ पाएंगे कि जो है वो कितने टाइम? तो वो कुछ देर तो 2 सेकंड के बराबर हो सकता था, 3 सेकंड। अब कुछ देर का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, वो 5 सेकंड बराबर हो सकता था। लेकिन जैसे हम अंक यूज करना शुरू कर दिए कि ये जो है 2 सेकंड पहुंचा, अब मान लो ये 4 सेकंड पहुंचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके पहुंचने के 2 सेकंड बाद ये पहुंचा होगा, और उसके इतने समय बाद ये पहुंचा होगा। मतलब जो भी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कुछ क्या है? अंक से देख पा रहे हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति का लंबाई है, तो अगर हमें अंक ना मालूम हो ना, तो मान लो कोई इतना छोटा है और कोई मान लो इतना इतना बड़ा है, इस तरीके से, मतलब जमीन से इतना बड़ा है और इतना बड़ा है। तो अब बताओ कि अब हम बोलते कि इससे ये छोटा है, तो छोटे में अब देखो
इतना भी बड़ा होता तब भी इससे छोटा ही रहता, इतना भी बड़ा होता तब भी इससे छोटा होता। अभी भी वही बात यूज करते, इससे ये बड़ा है, लेकिन कितना है ये समझने तुम्हें अंक देना पड़ेगा ना। तो मान लो ये 5 फीट का है, मान लेते हैं ये 10 फीट का हो गया, तो ये समझ में आ रहा है कि इसके वाले से इतना बड़ा है ये। मान लो ये 5 फीट का है, 7 फीट का है, तो जमीन से ये 5 फीट ऊपर है और जमीन से ये 7 फीट ऊपर है। तो ये यहां से हम समझ पा रहे हैं क्या कि इससे ये 2 अंक ज्यादा है। 5 है, ये 7 फीट है, 2 अंक ज्यादा है। उसी तरीके से कुछ भौतिक राशि क्वांटिटी है जिसको हम लोग अंक के साथ जानते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान देना, अंक मतलब न्यूमेरिकल, बात समझ रहे। लेकिन हम बोल दें 2 बाद आया, ये 4 बाद आया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 2, क्योंकि 2 बाद यहां आया तो 2 बाद क्या, 2 केजी बाद आया, ये 4 बाद आया तो क्या 4 केजी बाद आया। तो यहां पर जब तक ये नहीं बोलेंगे तो हमें ये नहीं क्लियर होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 केजी बोल दिए तो द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 सेकंड बोल दिए, 2 सेकंड बोल दिए, तो समय, तो जो यूनिट या मात्रक होता है सकते हैं मैग्नीट्यूड। पास में आया, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। चलो यहां तक नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हो गया। अब बताओ कि जो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी है, बताओ है, कई सारे नाम हैं, उसमें से कुछ नाम हम ले रहे हैं। जैसे हो गया मास, द्रव्यमान, दूसरा समय ले सकते हैं, टाइम, समय, तीसरा ले सकते हैं डिस्टेंस, ले सकते हैं दूरी, वेग ले सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ले सकते हैं त्वरण। बस में रहे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो है 5 मान लो एग्जाम रहे हैं, चीजों को पढ़ना पड़ता है, वो सब के सब किस में कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में। अब देखो इन सब में, अब देखो वो 2 कैटेगरी था, एक था स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश, और दूसरा जो है क्या जरूरत था, इसलिए जरूरत था क्योंकि ध्यान देना, इसमें जिसमें अगर हम दिशा न बताएं तो वो फिजिकल क्वांटिटी अधूरा हो जाएगा। जैसे समझो बात को, जैसे अगर मान लो कि हम जो है अपने फ्रेंड के साथ हैं, मान लेते हैं, मतलब 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, और अब इसको जो है, अब हम बोल दिए कि चलो, देखो का मतलब होता है वेग, मतलब अगर कोई चल रहा है तो वेग आ जाएगा, या वेग है तो चलेगा। मतलब ये दिमाग बैठा लो कि कोई व्यक्ति चल रहा है, इसका मतलब वेग ही होता है। बस हमारा है। तो अगर हम यहां पर खड़े हैं, ए, हम ए है, और हम बी को बोल रहे हैं कि तुम चलो, तो बताओ चलने के नाम पर ये कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि हम चलने के लिए बोले थे, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब कि क्या हम जब तक ये ना बोले कि तुम इधर चलो, क्या बोले, इधर चलो, तब तक क्या ये कंफ्यूज हो रहेगा कि नहीं। क्या वो हम जिधर चाहते हैं क्या वो चल पाएगा, जिधर हम चाहते हैं कि उधर जाए, क्या वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा, कब जा पाएगा जिधर हम चाह रहे हैं, जब हम बोले कि इधर चलो। तो
तो ये जो इधर वर्ड है ये डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा? और चलो मतलब वेग, वेग मतलब ये क्या बताएगा? उसका जो है मैग्नीट्यूड बताएगा। बात समझ रहा है? परिमाण, शायद चलो मतलब क्या होता है? वेग। अब वेग कह सकते हैं जब जब इधर इधर चलो, जब ये दोनों मिलते हैं, कौन कौन? देखो इधर चलो, तो इधर वाला क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन। ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये दोनों क्या बताएंगे? देखो चलो मतलब चाल, चलो मतलब चाल होता है, चलो मतलब क्या होगा? चाल। इधर चलो ये हो जाएगा वेग। बात को समझना ध्यान से, हम फिर से देखो दोबारा हम बोलते आ रहे हैं। देखो ये ऐसे समझो कि तुम्हें ये समझ में आएगा कि क्यों दो कैटेगरी बांटा गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में। सब एकदम एक एक करके सुनो, हम दोबारा बताने जा रहे हैं। पहली बात कि अपने लाइफ में जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, समझना है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन देर में आया, कौन जल्दी आया, कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे धीरे चल रहा है। ये सब कुछ को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अंक का। और जब अंक का यूज करते हैं तो अंक के आगे जो यूनिट या मात्रक लगा होता है उसी से हम लोग पता करते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 2 केजी का कोई व्यक्ति भी, कोई वस्तु का द्रव्यमान भी होता है 2 केजी, और 2 सेकेंड किसी समय भी हो सकता है। तो दोनों में 2-2 क्या है? सेम है। लेकिन हम केजी को ही समझ पाए कि द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है, और सेकेंड को सुन करके ये समझ पाए कि समय के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिट से हम लोग क्या पता कर लेते हैं? किसके बारे में बात कर रहा है। जो न्यूमेरिकल होता है वो उसका न्यूमेरिकल होता ही है, जो उसके ज्यादा कम को बताता है। क्या बताता है? ज्यादा या कम को। अब सुना ध्यान से, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, जिसमें से 5 का नाम ले लिया, 5 नाम। तो इन 5 में हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिसको अगर दिशा के साथ अगर हम नहीं बताए तो वो अधूरा सा रहेगा। इसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिसको डायरेक्शन के साथ अगर ना बताएं तो वो इंफॉर्मेशन, जो सूचना है, वो अधूरा रहेगा। उसमें एक एग्जांपल उठाए थे, जैसे मान लो कि वेग है, चलना। मान लो हम यहां पर खड़े हैं, हम दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुम चलो। अब मन में ही हम सोच लिए, बोले नहीं कि इधर चलो, इधर वाला वर्ड हम नहीं यूज किए कि इधर चलना है, बस हम ये बोल दिए कि तुम चलो। और ये चलेगा तो क्या हम जहां पर सोच रहे थे क्या वहां पहुंच पाएगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोले नहीं थे कि इधर चलो। तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये अभी भी अधूरा है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि इधर चलो, इधर इधर चलो, तो अब जो है वर्ड से सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता कर चल पाएगा। चलो वाले वर्ड, चलो मतलब चाल, और चाल से सिर्फ किसके बारे में चल पाएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में उसके। लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा। इधर चलेगा तो हमें इधर वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये इधर वाला क्या है? डायरेक्शन। अब बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जहां पर बातों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़े, समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। बस हमारे वैसे वेक्टर के एक और कंडीशन होता है, वेक्टर एडिशन लायक होता है, मतलब सदिश राशि का योग का नियम। तो ये अभी मत समझो भी, अभी फिलहाल बस इतना बेसिक चीज सीख रहे हो। तो बेसिक में यही समझो कि जहां पर दिशा और मतलब दिशा और जो है परिमाण, मतलब जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरत पड़ेगा, वहां पर उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? वेक्टर कैटेगरी में। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा है जिसके लिए जो है हमें दिशा बताना जरूरी है? तो कह सकते हैं, जैसे द्रव्यमान और समय में कोई दिशा की जरूरत नहीं है, दूरी में भी कोई दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो वेग, इसमें दिशा की जरूरत है। त्वरण, त्वरण, त्वरण आ गया ना, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जी होता है 9.8। और बताओ वो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कितना लगता है? बताओ, ये जो नीचे वर्ड वही तो दिशा है। एकदम बेसिक टाइप के सब चीजें हैं कि क्यों वेक्टर स्केलर आया, ये दो क्वांटिटी क्यों आया।
आप जवाब दे सकती हो? बताओ क्यों क्यों आया, बताओ ये दो क्वांटिटी क्यों आया फिजिक्स में? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बिना अगर डायरेक्शन की अगर बात करें, अगर बिना दिशा के बात करें तो वो बात अधूरा हो जाएगा। अब कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें कोई डायरेक्शन या कोई भी दिशा का जरूरत नहीं है, उसको किसकी कैटेगरी में डाल देंगे? स्केलर क्वांटिटी में। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो, तो इसका जो है डेफिनेशन लिखवा देते हैं, इसका परिभाषा दोनों का लिखवा देते हैं। हो गया? अब सुना ध्यान से, पहला क्या नाम दोगे? स्केलर क्वांटिटी। लिखो इसमें, ऐसी भौतिक राशि या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, जिसके पास परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्लियर ना? एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे चलो, चलो ब्रैकेट में देना चाल, चलो ब्रैकेट में दे दो चाल, ये क्या अदिश राशि है। दूसरा समय, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, समय टाइम हो जाएगा, द्रव्यमान मास हो जाएगा, दूरी डिस्टेंस हो जाएगा, ऊर्जा एनर्जी हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। हो गया ना? दूसरा लिख लो, दूसरा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन? हाँ हाँ तो ये तो बात कर लीजिए, बचानो से वचन नंबर है आपको, बचानो से आप बात कर लीजिए, जल्दी हम क्लास में आप अपने हिसाब से फिर बात कर लीजिएगा, नंबर लेके बात कर लीजिए अलग से, आप पहले बात कर लीजिएगा ना बचानो। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ऐसा भौतिक राशि या ऐसा फिजिकल परिमाण के साथ साथ, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, दिशा या डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, साथ ही साथ वेक्टर एडिशन लॉ मतलब सदिश राशि का के योग का नियम का पालन करें, साथ ही साथ सदिश राशि के योग के नियम का पालन करें, वेक्टर एडिशन लॉ सदिश राशि के योग के नियम का, साथ ही साथ सदिश राशि के योग के नियम का पालन, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अब उसमें जो है ध्यान देना,
जो मतलब इसका क्या था, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, वो स्केलर में चलाएगा। इसके में क्या था, जिसके पास सदिश राशि के योग का नियम का पालन, मतलब वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करे, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ये जो बोला ना, वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करे या सदिश राशि के योग का नियम का पालन करे, ये जो है हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल तुम अपने परिभाषा में ये लिखे हो, लेकिन बाद में इसको डिटेल हम लोग देखेंगे क्या है ये। बात समझ आ रहा है? फिलहाल अभी नाम सुन लेना कि वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करें। तो ये हो गया। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे वेग, जैसे था इधर चलो, तो इधर चलो, तो बताओ ये तो चाल था, लेकिन बताओ ये क्या था, ये वेग था। इसलिए ध्यान देना, इसको सदिश राशि बोलते हैं। इसको वेग को क्या बोलते हैं, सदिश राशि, जबकि चाल को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। बात समझ आया? इसलिए क्योंकि चलो से सिर्फ हमारा उसका परिमाण मालूम चल पाएगा, स्पीड से उसका सिर्फ परिमाण मान चल पाएगा, जबकि वेग से दोनों मान चल पाएगा, किधर चल रहा है वो पूरा। बात समझ आ रहा है? ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वेग, जो क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। इसको अच्छे से, मतलब ये तुम्हें समझना है, अच्छे से फील करना है साइंस को या इस एग्जाम्पल को। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए। बताओ इस वस्तु, दूसरा देखो, इस वस्तु को धक्का दो, तो बताओ धक्का देने में भी इसको तुम इधर से भी धक्का दे सकते हो, इधर से भी धक्का दे सकते हो, इधर से भी, तो किधर धक्का, तो बोल दे कि तुम इधर से धक्का दो, इस वस्तु को इधर से धक्का दो। देखो ऐसे डिनोट कर रहे हैं। बस मारे, धक्का दो, धक्का देना मतलब पुश करना, धक्का देना या पुश करना जो है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है परिमाण है। और इधर धक्का दो, इधर मतलब ये जो हम ऐसे डायरेक्शन बता रहे हैं, इधर धक्का दो, समझ में आ रहा है? तो ये इधर वाला क्या बताएगा, डायरेक्शन को। अब सुना ध्यान से, जैसे जो बल लग रहा है उसको मान लो दे दिया कि 10 न्यूटन का बल का धक्का दो, तो 10 न्यूटन के बल का इधर धक्का दो, तो इसका मतलब ये हो गया धक्का दो, यही वाला पार्ट क्या है, 10 न्यूटन, और जो ये है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो बताओ कि ये फोर्स क्या है, फोर्स या बल क्या है, वेक्टर है। क्यों बताओ, क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक वो किधर धक्का देना है पता नहीं चल पाएगा। तो ये वाला बताएगा उसका दिशा। उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से, एरो से। और धक्का देना मतलब फोर्स का, बल का परिमाण। बस में आ रहा है? तो बताओ वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये फोर्स था ना, फोर्स की जगह कोई भी वेक्टर आ जाए, वेक्टर को दिखाने का तरीका ऐसे ही होता है। पहली बात, किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका यही होता है, जिसमें इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। लिखते कैसे हैं, ऐसे ए वेक्टर, जैसे यहां पर है एफ ना, अगर ऐसे दिखा दिए तो वो उसका वेक्टर बन जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर ए वेक्टर दिखा दिए तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर। सिर्फ ये दिखाए तो ये उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण या क्या हो जाएगा। इसको और एक लिखने का तरीका है, ए वेक्टर का ऐसे मॉड लगा दो, मॉड 2 लाइन से घेर देना, तो ये क्या हो जाए, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आसान ये लिखना है। इससे बार बार हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। दोनों का मतलब क्या होगा। अब मैग्नीट्यूड ध्यान देना, यहां पर ये जो इस लाइन का लंबाई है, ये जो लंबाई है, लेंथ, वही क्या है, ए है। बस मेरा ये जो लंबाई है, जो लेंथ है,
वहीं ए है, मतलब ए का मॉड, और ये ए वेक्टर क्या है, ये जो दिशा बता रहा है, ये क्या बताएगा, उसके डायरेक्शन को बताएगा। ध्यान देना, उसका डायरेक्शन इधर है, इधर की तरफ। पास में आ रहा है? तो ये जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अभी लिख सकते हो, पहले इसको लिखो, इसको लिखने के बाद लिखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को दिखाने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका। ध्यान देना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोट नहीं करना है, बताते जाना है। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है, सोचो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ इसका ये लेंथ क्या बताता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड बताता है। कैसे लिखते हैं इसको, वेक्टर को लिखते हैं ए, ऊपर ऐसे एरो, लेकिन मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो सिर्फ ए लिखते हैं। बस में आ रहा है? तो ये क्या बताता है, उसके दिशा को बताता है। इसका नाम क्या है, हेड, इसका नाम क्या है, टेल, और ये जो लंबाई है, लाइन का लंबाई है, उसको क्या बोलते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बस समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग देना, दो वेक्टर के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो के बीच का कोण, दो सदिश राशि के बीच का कोण। जैसे बताओ, अगर दो वेक्टर ए और बी एक 135 डिग्री पर हैं, मान लो ऐसे दे दिया, मतलब ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, और यहां पर ये वाला एंगल कितना दिखा दिया, 135 डिग्री। और यहां तुमसे पूछे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण बताओ क्या होगा। बस में आ रहा है? कितना एंगल, 135 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालना होता है, कोण निकालना होता है, उसका नियम ये होता है कि या तो दोनों के हेड से मिला दो। जैसे इसको ऐसे मिलाना है, ए वेक्टर ऐसे हुआ, तो बी वाले को तो आप पीछे खिसका दो, जब पीछे खिसकाओगे तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन ध्यान देना, जो इसका लंबाई है, पीछे खिसकाओ चाहे इधर ले जाओ चाहे कहीं भी ले जाओ, इसका जो लंबाई है वही लंबाई वहां भी होना चाहिए जहां ले गए हो, और जो इसका भी ले जाना वहां भी दिशा वही होना चाहिए जो यहाँ पर दिशा है। मतलब ध्यान देना, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल जाएगा इस बदलने के कारण, और इसके डायरेक्शन में कोई नहीं परिवर्तन होना चाहिए। बस मारा है? उसका दिशा और लंबाई वहीं रख करके तुम ऐसे बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या दोनों का हेड हेड मिल गया, अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो सही होगा, वो वाला एंगल सही वाला एंगल होगा। या तो एक और तरीका है, दोनों वेक्टर के टेल को टेल से मिला दो। जैसे इसके जो है टेल, यहाँ टेल है ना, इसको और आगे बढ़ा दो। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका टेल इसके टेल को टच कर देगा, और जिसका हेड है वो आगे बढ़ जाएगा। क्या ये ऐसा बन जाएगा, ए इधर है, बी इधर है, और जब ए को आगे बढ़ाओगे तो वो ए ऐसे हो जाएगा, वो जो ए इधर था यहाँ पर था वो आगे बढ़ करके यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ जब टेल से टेल मिल गया, जब दोनों वेक्टर का टेल मिल गया, अब इनके बीच का जो कोण होगा वो आंसर देगा। तो ये गलत है, कोई भी एंगल देख करके ऐसे अचानक अपने मुंह से नहीं बोल देंगे कि क्या होगा, उनके बीच का कोण होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए बताओ क्या करते हैं, बताओ, दो वेक्टर के बीच का कोण देखने के लिए, एंगल देखने के लिए दोनों का हेड से हेड मिलाते हैं, दोनों का हेड से मिलाते। देखो बताओ, ये वाला वेक्टर इधर था ना, बताओ ये कितना था, 135 था। अब बताओ ये टोटल 180 है, तो जब 180 में से 135 घटाएंगे तो क्या है, 45 आएगा। तुम यहां से भी देख लो, बताओ डायग्राम में देखो, ध्यान दो, डायग्राम में इस लाइन
और इस लाइन के बीच का ये वाला कोण दिया है, देखो डायग्राम में 135 होता है। ये टोटल कितना है 180। देखो फिर यहाँ पर 180 में से 135 घटाओ तो क्या 45 आ जाएगा। ये देखो यहाँ भी 45 बोल रहा है, जवाब दे रहा है, और यहाँ भी 45 जवाब दे रहा है। इसका मतलब ध्यान देना, दो वेक्टर के बीच एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा। बस माया, तो लिख लो तरीका क्या होता है पहले वेक्टर के एंगल का। यदि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, यदि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो दोनों वेक्टर के हेड को मिलाकर या दोनों वेक्टर के टेल को मिलाकर निकालेंगे। दोनों वेक्टर के हेड को मिलाकर या दोनों वेक्टर के टेल को मिलाकर एंगल देखेंगे। दोनों वेक्टर के हेड को मिलाकर या दोनों वेक्टर के टेल को मिलाकर एंगल को निकालेंगे या देखेंगे। हो गया ना। दोनों वेक्टर के हेड को या दोनों वेक्टर के टेल को मिलाकर उनके बीच का कोण देखेंगे। अब वो लिखना, अब देख लो तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा 45। लेकिन ध्यान देना, भले हम ये बता दिए कि दोनों के हेड को मिलाओ या दोनों के टेल को मिलाओ, लेकिन आगे जब पढ़ना ना तुम लोग तो अपना एक आदत बना लेना कि दोनों के टेल को ही मिलाना एक दूसरे से। इससे देखना आसान हो जाएगा। देखो ये इधर भाग रहा है, इनके बीच का कोण क्या हो गया 45। इससे आसान ये होगा, इसलिए आदत बना लो कि दोनों के क्या मिलाएंगे, टेल को मिलाएंगे। बात समझ आ रहा है, वही आंसर देगा। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया तो वेक्टर है, वो आगे बताएंगे तुम लोग को, और उसका दिशा भी होता है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये प्लेन है, तो ये बताओ, ये एरिया तो पक्का हो, इसी सतह का होता है। तो मान लो ये सतह है तो इसका एरिया इसका लंबवत होता है। ये जो सीलिंग है ना, इसका एरिया का दिशा किधर होगा, नीचे। ये दीवार है, इसके जो एरिया या क्षेत्रफल का दिशा किधर होगा, इधर। लंबवत होता है। किसी भी सतह के क्षेत्रफल का दिशा उस सतह के लंबवत होता है। उस सतह क्या होता है, परपेंडिकुलर। वो भी आगे जब आएगा तो डिटेल पढ़ा जाएगा, बस रखे रहना। प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर जो है अदिश राशि है, करंट भी अदिश राशि आगे आएगा, टेंशन मत लो। भी आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जब जो जो जरूरत पड़ेगा वो बताएंगे। ये क्लियर हो कि नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो। क्या बोले, दो वेक्टर के बीच से कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के टेल को टेल से मिला देते हैं। अच्छा तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि साइड क्या है, बराबर है। जितना लेंथ उतना लेंथ इसका है और उतना लेंथ इसका। बताया तुम लोग को, ये लेंथ को बताता है। ये मॉड वैल्यू किसको बताता है, लेंथ को। बाई लेंथ क्या होगा, बराबर। अब तुम खुद सोचो, बराबर है तो ये वाला कोण हमें त्रिभुज में, ट्रायंगल में मालूम होता है 60-60 होता है। लेकिन ध्यान देना, ये एंगल जो दो वेक्टर, दो सदिश राशि के बीच कोण पूछा गया है, उसके लिए देखो इसका हेड और इसका टेल जुड़ा है, जबकि क्या जुड़ा होना चाहिए, टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। तो इसके टेल से इसका टेल जोड़ने के लिए आगे खिसका देंगे। जब आगे खिस, क्या बी वाला जो इधर, जब तो क्या वो ऐसे हो जाएगा, जो पहले इधर था वो आगे खिसक के यहां पर आ जाएगा। अच्छा तो ये वाला कोण, ये टोटल कितना था,
अब 180 में से 60 घटाओ, ये आ जाएगा 120 डिग्री। यही आंसर है। बताओ जैसे ए और बी के बीच का कोण निकाल के 120 बता रहे हो, तो और सी के बीच कोण निकालोगे तो फिर इस खिसकाओगे, और जब इसको आगे खिसकाओगे तो ध्यान देना, फिर वो भी देखो, देखो ये टेल से टेल मिल गया ना, ये क्या हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। सबके बीच का कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। क्लियर ना, नोट कर लो। अब लिखो सदिश राशि, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश राशि के प्रकार। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। देखो दो वेक्टर कब इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, दो वेक्टर कब बराबर कहलाएंगे, जब, अच्छा बताओ ये वाला हो सकता है दोनों का दिशा भी एक ही है और इसका भी लंबाई 10 है, इसका भी लंबाई 10 है, क्या हो सकता है। हमें सर अभी कंफ्यूजन है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकंड मतलब वेग हो गया, यहाँ 10 न्यूटन हो गया, मतलब ये बल हो गया। क्या ए और बी क्या बराबर होंगे, तो बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होंगे किसके, बी के, क्योंकि दिशा भी एक ही है, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर है, नंबर भी एक ही है, लेकिन क्या बदल गया, दोनों का यूनिट या मात्रक बदल गया, उसी के बदलने से ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, अलग अलग। लेकिन वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लें कि दो वेक्टर है ए और बी और दोनों का 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड है, अब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हो, क्या क्या लिखा जा सकता है बताओ, कि वो दो वेक्टर बराबर वेक्टर कहलाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। बोलो, तो लिख लो इसका परिभाषा। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। हो गया एग्जाम्पल। देखो इक्वल वेक्टर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, सुना ध्यान से, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई रोड पर दो साइकिल जा रहे हैं, और अगर हमें बोल दें कि यदि दो साइकिल या दो बाइक, या दो बाइक साथ साथ चलेंगे तो दोनों का वेग होगा, दोनों का वेग इक्वल वेक्टर का उदाहरण होगा। बस में ये दो व्यक्ति, दो बाइक जो है एक साथ चलना है, तो एक साथ कब चल सकते हैं, एक साथ साथ कब चल सकते हैं, जब दोनों का वेग क्या होगा, इस वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। ये दो बाइक साथ साथ चलेंगे तो दोनों का वेग इक्वल वेक्टर का उदाहरण होगा। तो तुम देखना चाहते हैं ना इक्वल वेक्टर कौन इसका एग्जांपल होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ
में एग्जांपल ये ले सकते हो, जब दोनों बाइक साथ साथ चलेंगे तो दोनों बाइक का जो वेग होगा वो इक्वल वेक्टर का उदाहरण बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो उदाहरण भी अपने साथ साथ इसको लिख लो। इसका ये एग्जांपल है इक्वल वेक्टर का। दूसरा हेडिंग देना अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश राशि। सुना ध्यान से। जैसे मान लो एक 10 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है कोई भी, और एक जो है इधर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला पूरा पार्ट वो क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। जब विपरीत है तो ए और बी जो होगा, ध्यान देना, दोनों का अभी भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ वेक्टर के साथ लिखना चाहेंगे तो वो ऐसा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर, और होगा इक्वल टू माइनस बी लिखेंगे क्योंकि वो क्या उसका उल्टा है। इस एग्जांपल वही कह सकते हो, एक बाइक 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा बाइक 10 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों क्या हो जाएगा? दिशा विपरीत हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान देना, ये जो है अपोजिट वेक्टर या विपरीत का है। तो यदि दो सदिश राशि का परिमाण बराबर हो, यदि दो सदिश राशि का परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। हो गया? तीसरा लिखो, ये तो दूसरा प्रकार था जो है वेक्टर का। ध्यान देना, तो वेक्टर के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना है हमें, जरूरत हमें ऐसा नहीं कि हर पढ़ना है, बस जरूरत पड़ेगा उसको पढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप क्या आएगा बताओ? तो तीसरा आएगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तीसरा आएगा जीरो या नल वेक्टर। शून्य सदिश सकता है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, जैसे तो नाम देखो, नल मतलब जीरो, खाली जीरो मतलब जीरो, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? और जब जीरो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर होगा? कोई भी डायरेक्शन इसका नहीं होगा भाई, डायरेक्शन होगा इसका कोई स्पेशल, कुछ अलग प्रकार का। बात समझ आ रहा है? तो लिख लो, ऐसा सदिश राशि जिसका परिमाण क्या हो? जीरो हो, जिसका परिमाण जीरो हो और जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई अलग, और उसके पास कोई अलग प्रकार का दिशा न हो, कोई स्पेसिफिक दिशा डायरेक्शन न हो, उसको वेक्टर बोलते हैं। हो गया? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन न हो। जैसे एग्जांपल देखो,
कोई वस्तु है वो रुका है, रेस्ट में है। जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी या वेग क्या होगा? इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। ये 0 वेक्टर का उदाहरण है। जब है रेस्ट में है तो उसका जो वेलोसिटी वो 0 है, वो 0 वेक्टर का क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नोट। चौथा, एकांक सदिश राशि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश राशि का ध्यान देना, इसका मिलेगा, लाइफ में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो पहली बात, इसके पास सिर्फ क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन होता है जो किसी परिमाण में डायरेक्शन देने काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। मतलब क्या? परिमाण क्या हो गया? अदिश। तो किसी के पास कोई दिशा है ही नहीं, अगर उसमें गुणा कर दें एकांक सदिश राशि से, और किसी अदिश एकांक राशि से अगर गुणा कर दें तो सदिश राशि बन जाएगा। बात से किसी अदिश में, अदिश मतलब परिमाण, परिमाण के पास कोई दिशा थोड़ी ना होता है। अरे परिमाण के पास कोई दिशा नहीं होता ना। किसी भी अदिश राशि को अगर सदिश राशि बनाना है तो हमें उस अदिश राशि में किससे गुणा करना होगा? यही जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकांक सदिश राशि या यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है तुम बताओ? किसी भी अदिश को सदिश में बदलने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग करते हैं? जब किसी अदिश में इससे गुणा कर देंगे, यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे, तो वो उसको किस में बदल देगा। ये उसका उपयोग है। बात समझ आया कि नहीं? तो लिख लो, एकांक सदिश राशि के पास एक होता है, एक होता है, और एक विशेष दिशा होता है, और एक विशेष दिशा होता है। हो गया? अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये लिख लीजिए क्या? इसको नोट कर लो। इसके पास सिर्फ डायरेक्शन होता है जो किसी परिमाण में, तो लिख सकते हो जो है, इसको सिर्फ लिख लो, इसको लिख लो। तो सदिश राशि बराबर अदिश राशि गुणे एकांक सदिश राशि। तो ऐसे फॉर्मूले मतलब मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते, मैथ की भाषा में ऐसे
यूनिट वेक्टर का मतलब होता है किसी ए का यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसे कैप दिखा दो, कैप लगा दो, और ये बराबर ए वेक्टर बाई ए। बस में आया, तो इसको लिख लो, ये आगे काम आएगा तुम लोग को जो है। लिख देना एकांक सदिश का मात्रक नहीं होता। एकांक मात्रक नहीं होता। देखो कैसे, देखो ऊपर भी परिमाण है नीचे भी परिमाण है, सुना से ऊपर भी परिमाण है नीचे भी परिमाण है, तो ऊपर के परिमाण से जब नीचे परिमाण कैंसिल हो गया तो परिमाण के अंदर मात्रक होता है, तो मात्रक ऊपर भी है मात्रक नीचे भी है। जब ऊपर नीचे मात्रक कैंसिल हो गया तो ध्यान देना इसके पास कोई मात्रक नहीं होगा। बस में आया, क्योंकि ऊपर नीचे से मात्रक कट चुका है। इतना हो गया ना। नेक्स्ट हम इसी के आगे इतना रिवीजन करके आओगे, करके आना।